सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11वीं का दूसरा नंबर का जो पाठ है बातों की कुटिया में उसके बारे में अभ्यास करेंगे और जिसके लेखक है रामवृक्ष बेनपुरी। रामवृक्ष बेनपुरी का जन्म बिहार में हुआ था और उन्होंने हिंदी साहित्य में उपन्यास, ललित निबंध, चरित्र निबंध आदि जो साहित्य है उन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है। इससे हम पहचान सकते हैं कि रामवृक्ष बेनपुरी हिंदी साहित्य में बहुत ही अच्छे साहित्यकार रहे हैं। आज हम इस रेखाचित्र को जानेंगे, समझेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कि रेखाचित्र किसे कहा जाता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पाठक के सम्मुख किया जाता है, उसे कहते हैं रेखाचित्र। इसे हम समझेंगे। यह शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का हिंदी रूपांतर है। स्केच, हमने अक्सर स्केच शब्द को सुना है। स्केच यानी रेखाएं। उस रेखाओं के माध्यम से हम किसी व्यक्ति का चित्र बनाते हैं। जो काल्पनिक रेखाएं होती है, उस काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से हम किसी व्यक्ति का चित्र बनाते हैं, या कोई चीज है उसका चित्र भी हम उस रेखाओं के माध्यम से बनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्केच। तो उसी तरह यहाँ जिस तरह रेखाओं के माध्यम से कोई चित्र बनाया जाता है, उसी तरह यह शब्द रेखाओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व को पाठक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर भी हमें एक व्यक्ति यानी कि गांधी जी के व्यक्तित्व को सामने रखा है इसने, रामवृक्ष बेनपुरी ने। तो उन्होंने हमें क्या बताया है गांधी जी के बारे में, सबसे पहले इन प्रमुख बातों को समझते हैं। रेखाचित्र की प्रमुख बातें। पहला है कि लेखक का दुर्भाग्य और सौभाग्य। लेखक का दुर्भाग्य और सौभाग्य, इसमें ऐसी बात है कि लेखक अपने आप को गांधी जी के अनुयायी समझते थे, क्योंकि गांधी जी के कहने पर ही जो लेखक है वह स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए थे, यानी गांधी जी से वह बहुत ही प्रभावित थे। अब जब गांधी जी जिंदा थे उस समय लेखक उनकी कुटिया में पहुंच नहीं पाए, नहीं उनसे मिल पाए। इस बात को वह दुखद घटना समझते हैं, इस बात को वह अपना दुर्भाग्य समझते हैं। और सौभाग्य ऐसा है कि आज गांधी जी उस कुटिया में नहीं है, और वह नहीं है इसकी वजह से वह कुटिया के इतने नजदीक, उनके बिस्तरे के नजदीक आकर बैठे हैं और वहां पर एकांतवास में एकदम सारी चीजें वहां पर निखार रहे हैं, देख रहे हैं। यानी दुर्भाग्य इस बात का है कि जब गांधी जी जिंदा थे तब वहां कुटिया में पहुंच नहीं पाए, और सौभाग्य इस बात का है कि गांधी जी नहीं है इसकी वजह से ही वह उनकी कुटिया के अंदर तक पहुंच पाए हैं। यानी दुर्भाग्य और सौभाग्य की पहले उन्होंने बात बताई है। अब दूसरा देखते हैं, कुटिया में रखी सभी चीजों का वर्णन। अब जो लेखक है रामवृक्ष बेनपुरी, वह गांधी जी की कुटिया में पहुंच चुके हैं, और कुटिया में पहुंचने के बाद में एक जगह पर जाकर वहां बैठे हैं। बैठे बैठे सारी चीजों को वहां देख रहे हैं। यानी कौन कौन सी चीजें हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि एक अलमारी है, और अलमारी के ऊपर 3 बंदर रखे हुए हैं। उनका कहना है कि यह 3 बंदर गांधी जी की मृत्यु के शौक से, तीनों बंदर ने, यानी एक बंदर ने अपना मुंह बंद कर लिया है, एक ने अपनी आंखें बंद कर ली है, और तीसरे ने अपने कान बंद कर लिए हैं। यह उनका कहना है। और आमतौर पर हम ऐसे जानते हैं कि गांधी जी के 3 बंदर जो हमें कुछ संकेत देते हैं। जिसने मुंह बंद किया हो कहते हैं कि मुंह से बुरा मत कहो, जिसने आंखें बंद की है वह कहता है कि आंखों से बुरा मत देखो, और जिसने अपने कान बंद किए हैं वह हमें संकेत के माध्यम से कहते हैं कि बुरा मत सुनो। तो वहां पर गांधी जी के 3 बंदर है, एक अलमारी रखी हुई है, एक अच्छा सा गद्दा है, बिस्तरा है, खजूर की चटाई है, थूकदान है, कलमदान है, और गांधी जी की बहुत सारी किताबें वहां पर रखी हुई है। साथ ही साथ जो कागज है वो कागज को डालने के लिए भी वहां पर बहुत ही बड़ा बक्सा रखा हुआ है। यानी यह सारी चीजें वहां पर लेखक बैठे बैठे देख रहे हैं। अब तीसरा देखते हैं कि हे राम शब्द से चोट पहुंचना। जो लेखक है रामवृक्ष बेनपुरी, वह कुटिया में बैठे हैं, वहां पर देखते हैं कि हे राम शब्द लिखा हुआ है। यह हे राम शब्द
जो ऋषियों की परंपरा है उस परंपरा को सत्य साबित करते हैं। जो ऋषियों ने कहा था, यानी कि मृत्यु के समय हम हे राम शब्द बोलते हैं। जिस समय गांधी जी के ऊपर गोलियां चलाई थी और उनके जब प्राण निकल रहे थे, प्राण जा रहे थे, तभी उनके मुंह से हे राम शब्द निकला। और इस हे राम शब्द से लेखक बहुत ही दुखी होते हैं। वह कहते हैं कि ऋषियों की परंपरा से ही यह शब्द एक सच साबित होता है। वह कहते हैं कि जिसने गांधी जी के ऊपर गोलियां चलाई थी, अगर वह भी इस हे राम शब्द के दुख को समझता तो गांधी जी काश आज हमारे बीच होते। आगे कहते हैं गांधी जी के बिस्तरे का वर्णन। अब आगे जो लेखक है वह गांधी जी के बिस्तरे का वर्णन करते हैं। एक बड़ी सी लंबी चटाई है जो खजूर की चटाई है, उसके ऊपर गद्दा है और उस गद्दे के ऊपर जो उनकी प्रिय चक्र से बनाई हुई रस्सी से जो गुथी हुई है वह चीज है, यानी वह खादी से बना हुआ एक चादर उसके ऊपर बिछा दिया गया है। यानी खजूर की चटाई, गद्दा और उसके ऊपर खादी डाल दी है, बिछा दी गई है। और इस गद्दे के ऊपर, इस बिस्तरे के ऊपर इतना महान व्यक्ति बैठा था और इस बात को समझकर जो रत्न जड़ित सिंहासन है वह भी ईर्ष्या भाव व्यक्त करता है। वह सोचता है कि इतना बड़ा आदमी होकर भी मैं रत्न जड़ित सिंहासन हूँ, फिर भी मेरे ऊपर यह बड़ा आदमी नहीं बैठा। और एक सामान्य एक खजूर की चटाई पर बना बिस्तरे के ऊपर गांधी जी बैठे थे। यानी उनका बिस्तरा खजूर की चटाई और खादी से जो ढका हुआ था वो उनका बिस्तरा था। इस बिस्तरे की बात की है। आगे बताया है कि गांधी जी की पुस्तकों का वर्णन। गांधी जी हमेशा बहुत सारी किताबें पढ़ते थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जैसे कि उनकी प्रिय पुस्तकें थी, प्रिय किताबें थी गुजराती सात गुजराती जोडणी कोश, श्रीमद भगवद गीता, हजरत ईसा आणि ईसाई धर्म, गीता आणि गीताई, श्री रामचरितमानस आदि उनकी प्रमुख पुस्तकें किताबें थी। जो किताबें वह हमेशा पढ़ते थे, वह किताबें उनके पास अलमारी में ही रखी हुई थी और वही किताबें वहाँ पढ़ते थे। आगे बताएं कुटिया के 3 भाग का वर्णन। अभी जो लेखक है रामवृक्ष बेनपुरी, उनकी यानी गांधी जी की जो कुटिया है वो 3 भाग में बटी हुई है। एक भाग की बात करते हैं कि एक भाग में स्वयं गांधी जी रहते थे, जो उनका भाग, और दूसरा भाग था कि उनकी सेवा में उपस्थित होने वाली राजकुमारी अमृत कौर रहती थी, और जो तीसरा भाग है वहाँ पर उनका स्नानागार था। वहीं पर वह स्नानागार यानी स्नान करते थे और उस स्नानागार को अपने खुद हाथों से वहाँ उस स्नानागार को साफ किया करते थे। यानी इस तरह कुटिया के 3 भाग है। इसमें पहले भाग में गांधी जी रहते हैं और दूसरे में राजकुमारी अमृत कौर और तीसरे में उनका स्नानागार रहा करता था। और आखिर में बताया है कि यह जो कुटिया है इस कुटिया की रचना। अब गांधी जी की जो कुटिया है वो कुटिया की रचना इस प्रकार है कि जो गांधी जी की पूरी कुटिया अगर बात की जाए तो बांस और लकड़ी से बनी हुई है। साथ ही साथ उनकी जो छत है वो छत खपरेल से बनी हुई है, यानी उनकी छत पर खपरेल डाला हुआ है। और उनकी कुटिया की जो दीवारें हैं वह लकड़ी और बांस की फट्टियां यानी बांस के 2 भाग बनाकर उस दीवारों को भी बनाया गया है। यानी गांधी जी की जो कुटिया है वह पूर्णतः बांस और लकड़ियों में से ही बनाई गई है। तो इस तरह रामवृक्ष बेनपुरी इस रेखा चित्र का वर्णन हमारे आगे करते हैं। वह कहते हैं कि जब गांधी जी जिंदा थे, अभी तो रामवृक्ष बेनपुरी गांधी जी की कुटिया के पास में पहुंच गए हैं और कुटिया के पास में पहुंचकर अंदर जाकर सारी चीजें को वह निखार रहे हैं, देख रहे हैं और अपना वर्णन किए जा रहे हैं। वहां पर पहुंचकर वो अपना दुर्भाग्य भी समझते हैं, सौभाग्य भी समझते हैं। दुर्भाग्य किस लिए वह भी हमने जान लिया। जब गांधी जी जिंदा थे तब वह वहां पहुंचे नहीं, इसके लिए वह उनका दुर्भाग्य था। और आज गांधी जी नहीं है और वह इतने नजदीक जाकर बैठे हैं, इस बात को वह अपना सौभाग्य समझते हैं। यानी कुटिया का वर्णन ही इस रेखा चित्र का प्रमुख भाग रहा है। छात्र मित्रों, मैं आशा रखता हूं कि मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की है और आप इस बात को संक्षिप्त में समझ गए होंगे। आप घर पर अपनी किताब पढ़कर इस रेखा चित्र को और ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।